टेस्ट है उसमें शायद आपका इक्विवेलेंट और ग्रुप 17-18 नहीं आएगा। आज सर से बात हुई थी तो उन्होंने सिलेबस के लिए पूछ रहे थे, तो फिलहाल मैंने इन्फॉर्म तो कर दिया, बाकी एक बार ऑफिशियल आ जाए फिर देखेंगे क्या है। चलो स्टार्ट करें अपन बच्चों। यस सर। चलो बेटा हेडिंग डालो। अच्छा मैंने सर से ये भी पूछा कि सर कुछ चेंज करना है क्या, क्योंकि नवंबर के लिए एग्जाम के लिए, तो उन्होंने कहा सर कोई चेंजेस नहीं है, जो चल रहा है उसको ही चलाते रहिए। तो इस हिसाब से अपन देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं, बाकी एक बार मैं फिर से पूछ लूंगा चैप्टर के लिए। हेडिंग डालो बेटा, हार्डनेस ऑफ वाटर। हाँ ठीक, थैंक यू। हार्डनेस ऑफ वाटर देखो बेटा, it is due to the presence of it is due to the presence of salts of it is due to the presence of salts of it is due to the presence of it is due to the presence of salts of calcium 2 plus and magnesium 2 plus ion, Ca2 plus Mg2 plus. It is due to the presence of salts of calcium 2 plus ion and Mg2 plus ions. Full stop. Hard water does not produce leather. Hard water does not produce hard water does not produce leather with soap. Does not produce leather, LATHER, does not produce leather with soap. इसका मतलब क्या होता है बेटा, झाग नहीं बनाता है, ठीक है। एंड मेक्स इट अनफिट and makes it unfit and makes it unfit and makes it unfit for washing purpose and makes it unfit for washing purpose. अब बेटा झाग ही नहीं बनेंगे तो कपड़े क्या साफ होंगे, ठीक है। आवाज आ रही है बेटा, कैन यू हियर मी? अनम्यूट का भी ऑप्शन इनेबल्ड है। चलो चलो शाबाश, सबको अनम्यूट का ऑप्शन इनेबल्ड है बेटा, ठीक है। अगला हेडिंग लिखो, इट इज ऑफ टू टाइप्स। बेटा पता ही होगा, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। पॉइंट नंबर 1 टेम्परेरी हार्डनेस, पॉइंट नंबर 2 परमानेंट हार्डनेस। इट इज ऑफ two types. Point number 1 temporary hardness, point number 2 permanent hardness. Point number 1 temporary hardness, point number 2 permanent hardness. Point number 1 temporary hardness, point number 2 permanent hardness. अब temporary hardness बेटा हेडिंग डाल के लिखो, temporary hardness। temporary hardness क्यों होती है उसको देखें। टेम्परेरी हार्डनेस, बेटा ये बताओ सॉल्ट किसके होंगे? सॉल्ट तो सर पक्का है कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही होंगे, ठीक है। कौन से सॉल्ट होंगे वो देखना होता है। टेम्परेरी हार्डनेस होते ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बोलो बच्चों, बाइकार्बोनेट्स of calcium 2 plus और Mg2 plus ions। अगर बाइकार्बोनेट्स के सॉल्ट हैं किसके बेटा, कैल्शियम 2 प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस आयन के, तब अपन उस हार्डनेस को बोलेंगे टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस क्यों? क्योंकि इसको फिजिकल मेथड से ही अपन रिमूव करा सकते हैं, ठीक है। इट इज रिमूव्ड बाय, इट इज का मतलब टेम्परेरी हार्डनेस, इट इज रिमूव्ड बाय पॉइंट नंबर 1 हीटिंग। आप क्या करो, जो आपका वाटर सैंपल है उसको गर्म कर दो, पानी को गर्म करने शुरू कर दो। तो बेटा जरा बताओ बाइकार्बोनेट्स की रिएक्शन क्या होगी बच्चों, बताओ। अरे आप लोगों को बताई थी ना यार मैंने।
गर्म करोगे तो क्या मिलेगा बेटा बताओ। कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। देखो अपने को पता है ये बाइकार्बोनेट है, जब इसको गर्म करोगे तो ये भाई बंधु को याद करेगा। इसका भाई कौन है? H2CO3। बंधु कौन है? कार्बोनेट। ठीक है, भाई बंधु को याद करेगा अपने, तो भैया एक कार्बोनेट बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट अपने को पता है प्रेसिपिटेट होता है, तब वो नीचे पानी में इकट्ठा हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म में। अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रहा होएगा तो आपको MgCO3 मिल जाएगा। अच्छा, ये तो कार्बोनेट सॉल्ट की बात थी। बाइकार्बोन ये कार्बोनिक एसिड, तो आपको पता है कैसे टूटेगा बच्चों बताओ? H2O प्लस CO2। अरे बच्चों ये सुनो, अपना काम हो गया। ठीक है, दूसरा प्रोसेस लिखो बेटा, क्लार्क्स प्रोसेस। ये था प्रोसेस नंबर 1 रिमूवल का। अब दूसरा है बेटा, नाम याद रखना, इनके प्रोसेस के नाम याद रखना। ठीक है, जो दूसरा नाम है वो है क्लार्क्स प्रोसेस। बेटा जरा ये बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी पिलाओगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे हाइड्रोक्साइड बन जाएगा यार, उसमें सोचने वाली क्या बात है। ये CaO क्या होता है? क्विक लाइम। इसको पानी पिला दो तो क्या बन जाएगा? CaOH का होल टॉइस। खत्म, इसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। ठीक है, चलो आप क्या ले लो, CO एक्वस ले लो बेटा, या आपको पता है CO एक्वस का क्या मतलब है बेटा बताओ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम बन जाएगा ना बेटा। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ भी लिखाओ, मतलब एक ही है दोनों का। तो बेटा बताओ क्या होएगा? तो अपन जानते हैं ये बेसिक है और ये है, इसके बाद एक H+ अभी भी जिंदा है, तो बेटा क्या एसिड बेस रिएक्शन होगी? हाँ, और अगर एसिड बेस रिएक्शन होगी तो बेटा पानी तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, अरे भैया खुद ही सोचो ना, ये बेस ठहरा, ये ठहरा एसिड, एक H+ इसके पास और जिंदा है ना, और क्या क्या बनेगा बेटा? एसिड बेस रिएक्शन होगी तो सॉल्ट भी बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर ऊपर वाली रिएक्शन हुई सिर्फ, और अगर मैग्नीशियम वाली ले रहे हो तो बेटा क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और MgOH का होल टॉइस बनेगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा, MgOH का होल टॉइस प्रेसिपिटेट, तो ये नीचे बैठ जाएगा। तो भैया इनको अपन कर लेंगे। CO2 नहीं निकलेगा? हाँ बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों बेटा कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकलेगी? एसिड बेस रिएक्शन हो रही है ना टाइप ऑफ, तो सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा। सर ये हार्ड वाटर नेचुरली मिलती है या बनाते हैं? क्या चीज? सर ये हार्ड वाटर नेचुरली मिलती है या इसको बनाते हैं? अरे सॉल्ट्स वगैरह क्या होते हैं, नदियों में आ जाते हैं केमिकल्स वगैरह से, तो ये अपने आप हार्डनेस आ जाती है। ठीक है, ये है। अगली हेडिंग डालो बेटा, परमानेंट हार्डनेस। राइट डाउन द हेडिंग परमानेंट हार्डनेस। उसमें लिखो बेटा, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, it is due to the presence of, it is due to the presence of sulfate and chloride salts. It is due to the presence of sulfate and chloride salts of, it is due to the sulfate and chloride salts of magnesium 2+ ion और calcium 2+ ion। ये किसकी वजह से होती है? सल्फेट और क्लोराइड सॉल्ट्स की वजह से होती है। इट इज बिकॉज ऑफ द क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम 2+ और Mg2+। पॉइंट नंबर 1 लिखो बेटा रिमूवल का, इट इज रिमूव्ड बाय, it is removed by, it is removed by, पॉइंट नंबर 1। परमानेंट है फिर भी रिमूव हो जाएगा। हाँ भैया, केमिकल प्रोसेस से रिमूव हो जाता है बेटा।
इट इज रिमूव्ड बाय, तो परमानेंट क्यों? अरे बेटा टेम्परेरी हार्डनेस में क्या है कि अपन को इजीली रिमूव हो जाती है, परमानेंट हार्डनेस में अपने को केमिकल रिएक्शन वगैरह करानी होती हैं, ये है। ओके सर। इट इज रिमूव्ड बाय पॉइंट नंबर 1 वॉशिंग सोडा, इट इज रिमूव्ड बाय पॉइंट नंबर 1 वॉशिंग सोडा। अब बेटा देखो अपने पास क्या है, पॉइंट नंबर 1 बाय वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है बेटा? कैल्शियम NaCO3.H2O, कार्बोनेट। NaCO3.H2O। वॉशिंग सोडा। तो अपने पास क्या है बेटा, मान लो अपने पास है मैग्नीशियम सल्फेट है या कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। सल्फेट सॉल्ट होंगे या क्लोराइड सॉल्ट होंगे, और क्या करना है अपने को, इसके साथ रिएक्ट करा दो Na2CO3 के साथ, ठीक है। तो बेटा अपने को पता है ये भी सॉल्ट है ये भी सॉल्ट है, तो कुछ करने वाले तो है नहीं, केवल आयन एक्सचेंज होंगे। तो भैया आयन एक्सचेंज कराओ फटाफट, आयन एक्सचेंज कराओ तो बेटा क्या बन जाएगा, MgCO3 N2SO4। मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होता है, सेटल हो जाएगा। इसका अगर कराओगे तो क्या बन जाएगा बेटा बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट, तो भी क्या हो जाएगा बेटा, सेटल हो जाएगा नीचे। अच्छा और क्या बन जाएगा बेटा, या तो बन जाएगा Na2SO4, अगर ऊपर वाला लिया सल्फेट लिया तो क्या बन जाएगा Na2SO4। आपको मैंने एक बात बोली थी, सोडियम के ज्यादातर कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, सॉल्युबल होते हैं, तो ये भी कैसे होंगे बेटा, सॉल्युबल होंगे। अगर नीचे वाला लोगे तो क्या बन जाएगा, नमक बन जाएगा क्या NaCl, तो वो भी कैसा होएगा बेटा, सॉल्युबल, ठीक है। जो पानी में सॉल्युबल है उनसे तो दिक्कत है नहीं, और ये जो कर रहे थे परमानेंट हार्डनेस थी बिकॉज ऑफ सल्फेट और क्लोराइड सॉल्ट्स की वजह से, वो क्या खत्म हो गए हमारे, बिल्कुल खत्म हो गए। ये नीचे बैठ गया, ऊपर ऊपर का पानी यूज कर लो, नीचे वाला फेंक दो, बात खत्म। लिखो बेटा पॉइंट नंबर 2 केल्गन्स प्रोसेस। पॉइंट नंबर 2 सर स्पेलिंग बहुत मैं लिख देता स्पेलिंग हूँ, मैं लिख देता हूँ बेटा, कोई बात नहीं। केल्गन्स प्रोसेस, केल्गन्स प्रोसेस में क्या होता है, हम यूज करते हैं बेटा सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। ये बेटा हेक्सा मेटा फॉस्फेट क्या होता है बेटा, हेक्सा का तो मतलब जानते ही हो, 6 लगा देना, ठीक है। अबे जी पूछ रहे हैं सो सल्फेट और क्लोराइड तो अभी भी जिंदा है, तो फिर हार्डनेस कैसे रिमूव हुई? अरे बेटा हार्डनेस किसकी वजह से थी, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स की वजह से। क्या अब यहाँ पे मैग्नीशियम और कैल्शियम का सल्फेट है क्या? नहीं। क्या उनका क्लोराइड है? नहीं, ये तो सॉल्युबल है। उनको किस फॉर्म में ले आए, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट नीचे इकट्ठा हो गया, ठीक है। चलो शाबाश। हेक्सा मेटाफॉस्फेट क्या होता है बेटा, हेक्सा मेटाफॉस्फेट। बेटा मेटाफॉस्फेट क्या होता है पहले ये बताओ। हाँ मेटाफॉस्फेट होता है PO3 याद आया क्या, ठीक है। और उसके आगे लगाए 6, तो बेटा कितना हो गया P6O18 6 बेटा -6 चार्ज हो जाएगा ना, तो सोडियम कितने जरूरत पड़ेंगे, 6 जरूरत पड़ेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, रिएक्शन जब कराते हैं तो बेटा हमारे पास कैल्शियम 2+ का सॉल्ट होएगा, मैग्नीशियम सॉल्ट Md2+ भी ले सकते हो, क्लोराइड सॉल्ट होएगा या फिर सल्फेट सॉल्ट होएगा, उसको आप इससे रिएक्ट करा दो Na6P6O18। तो बेटा जरा ये बताओ, एक कैल्शियम अंदर आएगा तो कितने सोडियम बाहर जाएंगे बताओ बेटा, 2 2, तो बचे कितने, 4। P6O18 ये होता है सॉल्युबल। और अगर इधर आपने लिया होता CaCl2 तो आपको मिल जाता NaCl, अगर आपने लिया होता CaSO4 तो आपको मिल जाता Na2SO4 एक्वस। तो बेटा क्या आपका क्लोराइड या सल्फेट सॉल्ट कैल्शियम का खत्म हो गया? हाँ जी, तो आपकी हार्डनेस भी खत्म हो गई। चलो लिख लो बेटा, छाप लो इसे फटाफट।
लिख लो बेटा, अगली हेडिंग डालो। सॉल्युबल वाले का नाम क्या है भैया, लिख लो नाम। हेक्सामेटाफॉस्फेट है। NaCl4 कहाँ लिख दिया मैंने, कैसी बातें कर रहे हो बेटा। NaCl4 कहाँ लिखा हुआ है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। वो एक्वस है। हाँ एक्वस लिखा हुआ है बेटा वो। चलो अगली हेडिंग डालो। बाय दी एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में भी गिवन है ये एनसीईआरटी में शायद गिवन है, उस वाले चैप्टर में 15-16 में गिवन है। ठीक है। हाँ, बाकी मैं एनसीईआरटी की बुक शेयर कर दूंगा PDF, डोंट वरी। अगली हेडिंग डालो बेटा। बाय यूजिंग आयन एक्सचेंज रेजिन्स, बाय यूजिंग आयन एक्सचेंज resins, by using ion exchange resins, by using ion exchange resins, by using थर्ड पर्सन लिखो बेटा, by using ion exchange resins, सर रेजिन्स का स्पेलिंग RESIN, रेजिन, अरे किशमिश वही वाली। by using ion exchange resin, ठीक है। आयन एक्सचेंज रेजिन क्या होता है वो भी सुन लो। आप लेते हो Na2R, क्या लेते हो बेटा, Na2R। तो बेटा इतना जरा बताओ, सोडियम +1 होएगा तो R कितना है बेटा, 2- है क्या। यस सर। उसको रिएक्ट करा दो, जो कैल्शियम का सॉल्ट होएगा सल्फेट वाला, या क्लोराइड सॉल्ट होएगा, या मैग्नीशियम का सल्फेट सॉल्ट होएगा, या फिर क्लोराइड सॉल्ट होएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ, क्या CAR कार बन के आ जाएगी, आ जाएगी। और Na+ एक्वस। अगर यहाँ रहा होगा CaSO4 तो यहाँ क्या बन जाएगा, Na2SO4। यहाँ रहा होगा CaCl2 तो बन गया होगा NaCl, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन। R क्या है बेटा, ये रेजिन है, ठीक है। अब रेजिन होती क्या है, बेसिकली ये सिलिकॉन के सॉल्ट्स होते हैं बेटा, ठीक है, पॉलीमर टाइप के होते हैं। लिख लिया बच्चों। और साल्ट होते हैं फिर भी मीठा लगता है। अरे यार सॉल्ट और मीठा बहुत, ये रेजिन वो वाली नहीं है, खाने वाली रेजिन नहीं है ये, ठीक है। चलो लिख लिया। यस सर। चलो एक चीज ध्यान रखना, कई बार जो रेजिन होती है ना वो R- वाली होगी, कहीं पे लिखा हो NaR तो बेटा आप समझ जाओगे R के ऊपर चार्ज कितना है, -1 -1 और यहाँ क्या बना दोगे Ca ये R2 R2। तो रेजिन का चार्ज देख लेना, ठीक है, रेजिन का चार्ज देख लेना। चार्ज कैसे पता चलेगा, अगर NaR लिखा है तो -1 है, Na2R लिखा है तो -2 है, ठीक है। चलो, अरे यार ये अभिषेक जी वो मीठा वाला वो पूछ रहा है, किशमिश खाने में मीठी लगती है ना, तो ये किशमिश की बात थोड़ा कर रहे हैं अपन। चलो बेटा हेडिंग डालो, मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस, measurement of hardness, hardness of water is measured in terms of hardness of water। ये कौन है बेटा, hardness of water is measured in terms of calcium carbonate or equivalent, calcium carbonate or equivalents on the ppm scale, on the ppm scale, एक on बार और the repeat कर दीजिए। hardness of water is measured in terms of calcium carbonate or equivalent is measured in terms of calcium carbonate or equivalent
On the इन ppm टर्म्स scale. ऑफ पीपीएम या इन द स्केल ऑफ पीपीएम। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुने बेटा, अगर अपने पास 1 मोल CaCl2 है, ठीक है, इसका मतलब यही है कि अपने पास 1 मोल Ca2+ है। ठीक है, अगर अपने पास 1 मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो उसका भी मतलब कितना है बेटा? क्या 1 मोल कैल्शियम 2+ है? हाँ सर. हाँ. अगर अपने पास 1 मोल CaSO4 है तो भी उसका भी Ca2 मतलब प्लस का यही है, 1 मोल. अपने पास 1 मोल Ca2+ है। ठीक है, अगर अपने पास 1 मोल MgSO4 है तो जरा एक बताओ बेटा, क्या MgSO4 से भी 1 मोल Mg2+ निकलेगा? हम्म. 1 मोल सल्फेट भी निकलेगा। हम्म. तो 1 मोल सल्फेट को कैप्चर करने के लिए 1 मोल कैल्शियम 2+ आयन लगेगा, और 1 मोल सल्फेट को कैप्चर करने के लिए 1 मोल Mg2+ आयन लगेगा। तो मैं मान सकता हूँ 1 मोल Mg2+ 1 मोल Ca2+ के बराबर है। तो 1 मोल MgSO4 का भी क्या मतलब है बेटा? 1 मोल Ca2+। अगर 1 मोल MgCl2 लिखा है तो उसमें भी बेटा क्या मतलब है? 1 मोल Ca2+। अगर कहीं पे लिखा है 1 मोल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, उसका भी मतलब क्या है बेटा? 1 मोल Ca2+। सर थोड़ा इधर दिख नहीं रहा। हाँ, दिख नहीं रहा है, ठीक है। ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट उसका भी मतलब क्या है? 1 मोल Ca2+। और इन सभी का मतलब क्या है बेटा? 1 मोल, बोलो बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। क्योंकि बेटा हार्डनेस किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करी गई है? कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट। तो इन दी एंड हमें कैल्शियम कार्बोनेट लेके आना है, ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे अगर और भी कुछ दे रखे तो। ठीक है, इन सब का मतलब यही है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। और बेटा जो हार्डनेस डिफाइन करी गई है इन पीपीएम, तो वो कैसे है बेटा? हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वो बेटा ऐसे है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मास ऑफ टोटल वाटर सैंपल इनटू बेटा पीपीएम है तो 10⁻⁶। अपन जानते हैं 1 मिलियन कितना होता है बेटा? 10⁻⁶ होता है 1 मिलियन। ठीक है बेटा, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिखा है, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिखा है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा है बेटा। ठीक है, अगर कल को बेटा पार्ट्स पर बिलियन पूछा जाए तो 10⁹ कर देना। ठीक है, ट्रिलियन तो 12 कर देना। तो उससे आगे भी पूछ सकता है। सर खराब कितना है? खराब होता तो होएगा बेटा। चलो क्वेश्चन लिखो बेटा। अच्छा एक चीज तो पता है, पानी की डेंसिटी यूज पड़े तो क्या ले लोगे? 1 ग्राम पर ml। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन द क्वेश्चन। A water sample contains सेंटीमीटर क्यूब 0.00011% MgCl2 CaCl2। Repeat. A water sample contains 0.00011% CaCl2 and 0.00120% MgSO4। ठीक है, फाइंड हार्डनेस ऑफ वाटर। और कुछ ना बोला जाए तो चुपचाप बेटा पीपीएम स्केल पे ही पता करना होता है। फाइंड हार्डनेस ऑफ वाटर
इसको कैसे करेंगे, कौन बताएगा बच्चों, बताओ। हाँ, कौन बताएगा बच्चों। पहले सर मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स निकालने के लिए वजन चाहिए, वजन तो है ही नहीं कहीं। नहीं सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास से। अरे तो गिवन मास है कहाँ। हाँ, तो भैया परसेंटेज में दे रखा है, लेट कर लो मास ऑफ वाटर को। 100। कितना मान ले बेटा, 100 मान ले, 50 मान ले, कितना मान ले। 100 एक्स मान ले। आपकी जो इच्छा हो वो मानो, मैं तो 100 मानूंगा। ठीक है, आप 50 मानो, 200 मानो, 1000 मानो, 10,000 मानो, आंसर सबसे सेम आएगा। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये आप एज्यूम कर लो, इसको आप लेट कर लो। लेट द वाटर सैंपल बी ऑफ 100 ग्राम, लेट द वाटर सैंपल बी ऑफ 100 ग्राम। तो बेटा परसेंटेज दे रखी है, तो मास ऑफ CaCl2 आ जाएगा क्या। हाँ बेटा, बेटा इतना तो पता ही है ना, x% ऑफ y कितना होता है। चलो देखते हैं कितनों को मैथ्स आती है, बताओ बेटा, x% ऑफ y कितना होता है। एक्स वाई बाय 100। XY by 100। x y 100 इंटू y। ठीक है, ठीक बेटा, इसका परसेंटेज निकाल लोगे तो कितना आएगा बेटा, इंटू 10 की पावर -6 ग्राम आ रहा है क्या, मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। देखो हाँ, बच्चों, तो यहां से मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कितने आएंगे। कैल्शियम क्लोराइड का वजन होता है 111 ग्राम, मोलर मास की बात कर रहा हूं। अरे बेटा ये कौन है। HRS। चलो चलो बेटा, इसके मोल्स बताओ कितने आएंगे अपॉन 111। तो बेटा कितने आ गए, 10 to the power -6। 10 की पावर -6। अच्छा, अब इन महाराज जी का भी कुछ करो। मास ऑफ MgSO4 कितना आ गया बेटा, बताओ। हाँ बच्चों, इतना ही आ गया क्या। Yes, sir. 120 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, अपने को चाहिए है बेटा मोल्स। तो मोल्स कितने आ जाएंगे बच्चों, बताओ, बोलो बच्चों। सर इन दोनों के मोल्स प्लस 120 से डिवाइड कर दो, मोलर मास MgSO4 का 120 होता है अपॉन 120, आ गया 10 की पावर -6 मोल। बेटा एक मोल MgSO4 से Mg2+ के कितने मोल्स आएंगे। 1 मोल। एक मोल। तो 1 मोल। 10 की पावर -6 से कितने आएंगे, 10 की पावर -6। यहाँ से कैल्शियम 2+ के मोल्स कितने आएंगे बेटा, 10 की पावर -6। अच्छा, अब अपन इन सबको कहाँ लेके जाएंगे बेटा, बताओ। कैल्शियम 2+ के मोल्स में, क्योंकि ये सब किसके इक्विवेलेंट है बेटा, बताओ। कैल्शियम 2+ के। तो बेटा मोल्स ऑफ कैल्शियम 2+ टोटल कितने आ गए बेटा, बताओ। इन दोनों को ऐड कर दूं क्या। अरे बच्चों ये सुनो, हाँ सर, सही दिख है। ही नहीं रहा होगा यार। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, मोल्स टोटल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने हो गए बेटा, बताओ। 10 की पावर -6 2 इंटू 10 की पावर 10 की -6। पावर -6 बराबर 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू -6। 10 की पावर -6। अच्छा, जितने मोल्स है कैल्शियम 2+ के क्या उतने ही मोल्स है कैल्शियम कार्बोनेट के, बोलो बच्चों। Yes, sir. तो भैया जरा ये बताओ, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने आ गए। 2 into 10. 10 to the power -6। मोल्स ppm। ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने आ गए बच्चों, आप बोलोगे 2 ppm। 2 इंटू 10 की पावर -6। अरे यार अब -6 भी नहीं दिख रहा होगा। 2 इंटू 10 की पावर -6, अब दिख रहा है, -6। अभी भी नहीं दिख रहा होगा। अब दिख रहा है, हाँ हाँ दिख रहा 10 की पावर -6। अगर बेटा मोल्स आ गए तो मास निकाल लोगे। मास कितना होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास
100 ग्राम, ठीक है बेटा। इतने तो आप समझदार हो, जो यूनिट मास के ऊपर लोगे वही नीचे लोगे, इतना खतरनाक तो कोई नहीं होगा। इसको ग्राम में ले लो, इसको किलोग्राम में ले ले, ठीक है। चलो इसका बेटा वजन कितना है, कितना माना है अपन ने, 100 ग्राम, ठीक है। चलो भैया सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। टिडिंग 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 और टिडिंग। 2 ppm आ गई क्या? 2 ppm। हाँ 2 ppm इज द आंसर। तो आंसर कितना आ गया अपना, 2 ppm। किसी को कोई तकलीफ बेटा यहाँ तक? ना ना चलो अपने को क्या करना है, चुपचाप जितने मोल Mg2+ के आए उतने ही मोल Ca2+ के कर दो, उतने ही मोल कैल्शियम कार्बोनेट के कर दो। जितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट के आए उतने ही मोल कैल्शियम कार्बोनेट के तो होने ही होने, सबको जोड़ जाड़ के इकट्ठा करके मास निकाल लो कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है बच्चों। चलो यस सर। अगला क्वेश्चन करो बेटा इसी में। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स of washing soda required for 10 kilogram sample. Find the number of moles of washing soda required. Find the number of moles of washing soda required for 10 kg of water. ब्रैकेट में लिख लो फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। बेटा हार्डनेस रिमूवल को सॉफ्टनिंग भी बोलते हैं, ठीक है, फॉर सॉफ्टनिंग। चलो बेटा बताओ कितना आएगा आंसर। बेटा पहले ये बताओ, ये परमानेंट हार्डनेस है या टेम्परेरी हार्डनेस है? परमानेंट परमानेंट है, ज्यादा परमानेंट है। तो परमानेंट को हटाने के लिए बेटा सोडा चाहिए होगा। 20 millimoles, 20 into 10 की पावर -3। 10 किलोग्राम के लिए पूछा है बेटा। सर 0.1 के लिए 2 ppm आएगी। अब आप क्या बोलोगे कि सर ऊपर वाले क्वेश्चन में फाइनली अपने पास मोल्स कितने आ गए थे Ca2+ के, बोलो बच्चों। Ca2+ और Mg2+ सबको जोड़ जाड़ के टोटल कितना Ca2+ आ गया था बेटा बताओ। 2 into 10 2 into 10 to the power -6। यही तो आ गया था, ठीक है। अब चाहे आप अलग अलग रिएक्शन लिखो, चाहे आप दोनों को सेम ही मान के रिएक्शन लिखा दो, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी बोल सकते थे सर मैग्नीशियम 2+ कितना था 10 की पावर -6, कैल्शियम 2+ भी कितना था 10 की पावर -6, या दोनों को ऐसे ले लो कि हाँ सर टोटल Ca2+ कितना था 2 into 10 की पावर -6, ठीक है। अच्छा बेटा जरा रिएक्शन बताओ क्या होती है। Ca2+ plus Na2CO3 गोइंग टू, बोलो बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ट्वाइस ऑफ Na+। रिएक्शन का यूज नहीं है हमें, बस मैंने इसलिए लिखा दी ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। चलो अब बेटा जरा ये बताओ, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? हाँ। तो जरा ये बताओ बेटा, जितने मोल इसके हैं क्या उतने ही मोल इसके यूज होंगे? अरे बच्चों ये तो हाँ। पक्का? तो इसके टोटल मोल्स कितने हैं? 2 into 10। ठीक है, तो भैया इसके भी कितने यूज होंगे? 3। 2 into 10 की पावर -6। लेकिन जरा ये बताओ ये कितने ग्राम के लिए निकाला है? 100 ग्राम। 100 ग्राम के लिए। 100 ग्राम के लिए कितना यूज हो रहा है? 2 into 10 की पावर 2 into 10 की पावर -6 मोल्स।
अपने को सैंपल में बोला कितना है बेटा, जरा ये बताओ। 10 kg के लिए 10 kg। 10 किलो। 10 किलो का मतलब कितना हो गया, इतने ग्राम। ठीक है, तो इतने ग्राम के लिए कितना यूज होएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स इंटू 10⁻4। ये बेटा 10⁻4 लिखा है ना, अपॉन ये कितना लिखा है, 10⁻2 लिखा है। तो इसको सॉल्व करो बेटा, कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स आ गया क्या? बोलो बच्चों। यस सर। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, वाटर सॉफ्टनिंग के लिए कितना मोल चाहिए होएगा, 2 इंटू 10⁻4। समझ में आया क्या बेटा सभी को? यस सर। किसी को कोई तकलीफ है भैया पूछ लो चैट में, चाहे ऑन करके, इधर माइक ऑन करके। पुरानी वाली क्यों वैल्यू ली है? पुरानी वाली, तो जो ये पुराना रिजल्ट आया था 2 इंटू 10⁻6। अरे पुराना ही तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो। अरे भैया मोल्स इसके भी तो चाहिए, तो पुराने क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन तो चल रहा है। ठीक है, चलो भैया हेडिंग डालो टाइट्रेशन, राइट डाउन दी हेडिंग टाइट्रेशन, राइट डाउन दी हेडिंग टाइट्रेशन। बेटा ये समझ में आया किसी को, रब कर दूं इसे? चलो हेडिंग डालो बच्चों, टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन होता क्या है उसको समझे बेटा। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन ले, थोड़ा सा है ये, काम आता है लैब वगैरह में, या जब प्रैक्टिकल्स होते हैं स्कूल वाले, वैसे स्कूल वाले बता देते हैं, लेकिन सुन लो। आपने बेटा लैब में देखी होगी, एक ऐसी ब्यूरेट लगी रहती है, प्लाज उसकी कांच की होती है, नीचे एक डब्बा रखा रहता है कांच का, यहाँ पे बेटा एक टैप लगी रहती है, और ये हल्की सी पिन पॉइंटेड रहती है, और यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप सोल्यूशन गिरता है। यहाँ बेटा क्या होता है, हमारे पास एक सोल्यूशन होता है, इसको बोलते हैं टाइट्रेट। ठीक है, और इसको बोलते हैं बेटा टाइट्रेंट। ठीक है, इसका जो ये ब्यूरेट होती है इसको बोलते हैं ब्यूरेट। इस ब्यूरेट में बेटा मार्किंग कर रखी होती है, 1 ml 2 ml 20 ml 15 ml, जैसे इंजेक्शन पे देखा आपने, जो आप इंजेक्शन कभी देखा हो आपने तो उस पर मार्किंग रहती है। ठीक है, ऐसे ही इस ब्यूरेट पे भी मार्किंग रहती है। मान लो मार्किंग तो 50 तक जितनी तक की होती है होती रहो, मान लो अपने सोल्यूशन भरा है, इसको 20 ml तक भरा है। ठीक है, सोल्यूशन भरा है अपन ने 20 ml तक, फिर ये नीचे जो सोल्यूशन है इसकी बेटा वॉल्यूम तो नोन होगी, हमने डब्बे में से किसी बड़े सैंपल से निकाला, उसकी मान लो 20 ml या 50 ml मान लो वॉल्यूम हमने यहाँ डाल रखी है। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता करनी है। कॉन्सेंट्रेशन बोला जाए, या मैं यहाँ पे मोलरिटी बोलूं या नॉर्मेलिटी बोलूं, मान लो कुछ ना कुछ पता करना है। ठीक है, बैलेंसी फैक्टर वगैरह तो पता ही रहता है, तो मोलरिटी पूछा हो या नॉर्मेलिटी अपन निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन नोन होती है, कॉन्सेंट्रेशन नोन। जनरली ऐसा होता है कि जो टाइट्रेंट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन होती है, और जो टाइट्रेट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन नहीं होती। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि भैया टाइट्रेट की हमेशा अननोन होगी और टाइट्रेंट की हमेशा नोन होगी, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन होती है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको ऑन करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना शुरू हो जाएगा, नीचे कोई सब्सटेंस होएगा उसके भी मोल्स हैं, ऊपर से सोल्यूशन गिर रहा है उसके भी मोल्स हैं। ठीक है, तो क्या होएगा, इन दोनों में रिएक्शन होगी, इसके मोल्स खत्म हो गए। अभी तो क्या टाइट्रेट के बहुत ज्यादा मोल्स होंगे और टाइट्रेंट के शुरू में कम होंगे। अब आपने टैप खोल रखी है, ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेंट गिरता जा रहा है, तो भैया और रिएक्शन होगी, और गिरता जा रहा है, और रिएक्शन होगी, और गिरता जा रहा है, और रिएक्शन होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा क्या बेटा इसके मोल्स खत्म हो जाएंगे टाइट्रेट के, बोलो यस और नो।
टाइट्रेट के एक पॉइंट पे, जैसे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में करते थे, इसके मोल्स खत्म हो जाएंगे, फिर इसके मोल्स गिर रहे हैं तो भैया वो अनरिएक्टेड छूट जाएंगे। जैसे आपने ले लिया है KMnO4, ठीक है, आपने क्या लिया है बेटा, KMnO4 लिया है, तो अपन को पता है KMnO4 का खुद का भी कलर होता है, ठीक है। शुरू में जब आपने ड्रॉप डाले तो वो तो रिएक्ट कर रहा था, तो अपन बोलेंगे कि सर ऊपर तो KMnO4 था, नीचे जाके तो रिएक्शन हो गई तो KMnO4 बचा ही नहीं। लेकिन जब रिएक्शन खत्म हो गई, इसके मोल्स खत्म हो गए, और जब इसके आपने ड्रॉप और डाली और सॉल्यूशन हो गया पिंकिश, तो भैया हम बोलेंगे क्या हमारा KMnO4 अब सॉल्यूशन में जिंदा है? बोलो यस और नो। आंसर इज यस, कि यहाँ पे सॉल्यूशन में अब KMnO4 जिंदा है। KMnO4 जिंदा कब बचा होएगा? जब यहाँ के मोल्स खत्म हो गए होंगे, तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया रुक जा, अब रिएक्शन खत्म हो गई है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? टाइट्रेशन। तो अपन क्या करेंगे? वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। पहले ये 20 ml तक भरा था, जब हमने फाइनली बंद करा तो ये मान लो भरा हुआ है केवल 5 ml तक। तो बताओ बेटा कितनी वॉल्यूम यूज हो गई इसकी? बोलो बच्चों। हाँ, 15 ml यूज हो गई। पहले 20 ml तक भरा हुआ था, 5 ml बचा है, तो आप क्या बोलेंगे? वॉल्यूम कितनी यूज हो गई? 15 ml। कॉन्सेंट्रेशन पता है, बैलेंसी फैक्टर पता है, तो इसके इक्विवेलेंट बराबर कर दोगे किसके साथ? इसके इक्विवेलेंट के साथ। वॉल्यूम पता है, नॉर्मेलिटी निकल आएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? टाइट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। टाइट्रेशन नथिंग क्या है बेटा? रिएक्शन ही तो करा रहे हो। अच्छा एक चीज और सोचो, इक्विवेलेंस पॉइंट याद आ रहा है क्या? इक्विवेलेंस पॉइंट के बारे में चर्चा करी थी अपन ने। यस सर इक्विवेलेंस, अगर आप रेडॉक्स टाइट्रेशन करा रहे हो तो इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा बेटा? जब इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बराबर इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो उसको इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। या अपन एसिड बेस करा रहे हैं तो क्या कराना है इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए? मोल्स ऑफ H+ बराबर मोल्स ऑफ OH-, अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही हो, ठीक है। और बेटा कई बार क्या होता है, एक दो चीजें और सुन लो, छोटी छोटी बातें। क्या बेटा अपन ने थ्योरेटिकली वैल्यू कुछ और निकाली, क्या आपने को लगता है प्रैक्टिकल वैल्यू हमेशा सेम आएगी? नहीं, ऐसा नहीं। कभी कभी एरर आ सकता है। वो इसलिए आ सकता है कि मान लो भैया हमने थ्योरेटिकल वैल्यू कुछ निकाली, अब हमने देखा कि ये ड्रॉप गिरी तो पिंकिश कलर आया, तो यार अपने को पता है पिंकिश कलर बहुत हल्का आया, अपने को नजर ही नहीं आया, तो अपन ने क्या किया, एक आध ड्रॉप और गिरा के देखी, ठीक है। या फिर ऐसा हुआ कि भाई किसी को धुंधला दिखता है, किसी को कम दिखता है, तो उसको जब तक खूब ज्यादा पिंक ना आ जाए तब तक उसको पता ही नहीं चलेगा पिंकिश कलर आना शुरू हो गया। या फिर ऐसा भी होता है कि भैया पिंकिश वाला कलर शुरू हुआ तो भैया इसका मतलब रिएक्शन तो खत्म हो गई, लेकिन जब तक हम टैप बंद करने गए भैया 2-4 ड्रॉप और गिर गई, तो 2-4 ml का ऊपर नीचे फर्क आ सकता है क्या बेटा? बताओ। यस सर। बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो कभी कभार 1-2 ml ऊपर नीचे भी हो जाता है। तब भी जो आप बोल रहे हैं वो सही है बेटा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसमें मोल कम हो, इसमें भी हो सकते हैं, तो इसमें ज्यादा हो, वो तो बराबर कर ही सकते हैं यार, ठीक है। अच्छा दूसरी बात और सुन लो, जैसे अपने को पता है H2O2, नाम सुना है बेटा H2O2? यस सर। अपने को पता है रखे रखे डिकम्पोज हो जाता है H2O और O2 में। यस सर। तो मान लो मैं इसकी बोतल रख के गया, 1 मोलार की स्टिकर लगा के गया, मैं 2 महीने बाद आया या 6 महीने बाद, लॉकडाउन के बाद स्कूल खुला, मैं आया, तो भैया क्या H2O2 1 मोलार बचेगा क्या? नहीं ना। नो सर। तो क्या अब मुझे फिर से एक्सपेरिमेंट करके इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी? यस सर। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दोबारा आप कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करोगे ना, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अच्छा कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनको आप स्टिकर लगा के गए 1 मोलार, अब आप 1 साल बाद आओ, 6 साल बाद आओ, 2 महीने बाद आओ, कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहेगी बेटा? सेम ही रहेगी। तो क्या उनको स्टैंडर्डाइज कराने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो सर। नहीं। तो जिनकी सेम रहे, चेंज ना हो, उनको बोलते हैं प्राइमरी टाइट्रेंट, और जिनकी चेंज हो जाए उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी टाइट्रेंट। अभी मैं नोट्स बता दूंगा, डो नॉट वरी। उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी टाइट्रेंट। ये सब बोर्ड वाले पूछते हैं यार, स्कूल वाले, ठीक है।
और उसके बाद में एक दो एग्जाम्पल है, जैसे KMnO4 हो गया, क्या ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? हाँ जी, लेकिन ये कैसा है? सेकेंडरी टाइट्रेंट है। K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाँ जी, लेकिन ये कैसा है बेटा? प्राइमरी। प्राइमरी टाइट्रेंट है, तो इसको स्टैंडर्डाइज कराने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि इसको यूज करने से पहले स्टैंडर्डाइज कराना पड़ेगा। ठीक है, अब बेटा कहीं पे लिखाओ पर मैंगनेट टाइट्रेशन, तो बेटा आप समझ जाओगे KMnO4 यूज कर रहे हैं बेटा, ये सुनो। अरे पर मैंगनेट का मतलब यही तो है बेटा, KMnO4 कैसे यूज हो रहा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपने को बेटा ये भी पता है KMnO4 का खुद का भी कलर होता है, तो ये क्या सेल्फ इंडिकेटर का भी काम करेगा क्या? अरे कलर चेंज कर, कलर आ जाएगा ना बेटा यहाँ पे, यस और नो, कलर आ जाएगा ना बेटा जब रिएक्शन खत्म हो रही है, हाँ कलर आने लग जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? सेल्फ इंडिकेटर भी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। कहीं पे लिखा हो डाइक्रोमेट, तो ये कैसे काम कर रहा है बेटा? वो एक ही तरह। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है बेटा? आप आयोडाइड लोगे, ठीक है, साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो I2 बन जाएगा। I2 को रिएक्शन बेटा हाइपो से करा दोगे तो बेटा क्या बन जाएगा? बोलो, I- प्लस H4O6 2 माइनस। ठीक है, ये तो जानते ही हो बेटा। कहीं पे लिखा हो आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, तो बेटा उसका मतलब क्या है? आपकी आयोडी से आयोडीन समझ में आता है क्या? ठीक है, तो ये कैसे यूज हो रहा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, यानी ये खुद को रिड्यूस करेगा और किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ AH2O3 वाला, जरूरी नहीं है आप AH2O3 ही लो, तो भैया इसको ऑक्सीडाइज करके कहाँ भेज देगा? AH2O5 में, और खुद को रिड्यूस करके कहाँ चला जाएगा? I- में। ठीक है, तो ये है आपका आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन और ऊपर वाला है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। समझ में आया क्या? आसान से तो वहीं आ रही है। ठीक है, याद कर लोगे इन्हें? अरे बच्चों यस लो, कुछ तो बोलो। यस सर, इनमें बस इतना ही है। हाँ बस इतना ही है। कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता किया जाएगा फर्स्ट वाले सोल्यूशन का? अरे भैया एक की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी, एक की अननोन होगी, दोनों अननोन होंगी, तो कैसे पता कर पाओगे भैया? ठीक है, इक्वलेंट बराबर कर दो दोनों के, जो अपन क्वेश्चन करे वो सब टाइट्रेशन वाले ही तो दे। हाँ ठीक है, रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होगा? रेडॉक्स टाइट्रेशन में बेटा एक रिड्यूसिंग एजेंट ऊपर से डाल रहे होगे, नीचे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा, या फिर आप ऊपर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे होगे, नीचे रिड्यूसिंग एजेंट होएगा, तो उसको रेडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है? एक जगह एसिड होएगा, एक जगह बेस होएगा, ठीक है, तो उसको एसिड बेस टाइट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, और इक्वलेंट, अरे आपको जितने क्वेश्चन कराए थे वो सब थे तो टाइट्रेशन के ही, याद करो। कई बार मेरे मुंह से टाइट्रेशन शब्द निकल जाता था, लेकिन मैं उसको रिएक्शन बोल देता था बाद में। हाँ, इक्वलेंट्री तो बराबर करनी है अपने को। ठीक है, चलो। सर इसके ग्राफ में वाई एक्सिस पर किसको लेते हैं? ग्राफ में बाय एक्सिस डिपेंड करेगा भैया किसका पूछ रहे हो ग्राफ। ठीक है, सर फिक्स्ड नहीं है सर, कैसे टाइट्रेंट का ही लेना नहीं, है? अरे यार जैसे अपन ने वहां पे बनाए थे कंडक्टोमेटिक टाइट्रेशन में, तो अपन ने बाय एक्सिस पे क्या ली थी? कंडक्टेंस ली थी, और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ली थी। अब पहले ये तो बताओ ग्राफ बनाना किसका है आपको, तभी तो मैं बताऊंगा एक्स एक्सिस पे क्या लोगे, वाई एक्सिस पे क्या लोगे। ठीक है, चलो, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? मैं ये जो लास्ट में लिखवाया है इसके एक पेज का है, बोर्ड्स के लिए मैं डाल दूंगा फोटो, याद कर